कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका फिर से स्वागत है और इसे आप तक लेकर आए हैं वादा न तोड़ो अभियान और गैर सरकारी संस्था वन वर्ल्ड साउथ एशिया। दोस्तों, आप हमारे कार्यक्रम पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। एसएमएस के जरिए अपनी राय देने के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए वादा और स्पेस देकर अपना संदेश लिखिए और इसे भेज दीजिए 9818613839 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@wadanatodo.net। भारतीय सरकार ने सर्व शिक्षा के प्रति काफी मजबूत इरादे जाहिर किए हैं। दोस्तों, ये काफ़ी दुख की बात है कि पूरे एशिया में भारत ऐसे देशों में आता है जिनकी बालिका शिक्षा दर अभी भी काफ़ी कम है। 1991 में 330 करोड़ महिलाओं में 7 साल और उससे ज़्यादा उम्र की 40% से भी कम महिलाएं शिक्षित थीं, यानी कि अभी भी 200 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय महिलाएं अशिक्षित हैं। अब हम अपने देश, अपने राज्यों और अपने क्षेत्रों में ऐसा कुछ होते हुए और नहीं देख सकते। हम सभी को एकजुट होकर इस बुराई को इस देश से बाहर निकालना होगा। भारत में माएँ आज भी उसी संस्कृति को अपनाए हुए हैं जिसमें बेटे को तो घर का चिराग माना जाता है, लेकिन बेटी अभी भी उसे अपशगुन नजर आती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 7.5 लाख लड़कियों का गर्भपात करा दिया जाता है। भारतीय राज्यों में गर्भपात की दरें लगभग 80% तक हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा सबसे आगे हैं। इन दोनों जगहों पर हर साल होने वाले गर्भपात की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर इसी तरह का रवैया रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब मदर इंडिया कहे जाने वाले हमारे देश में माताएं ही नहीं होंगी, यानी जीवन ही खत्म हो जाएगा। हम सभी को गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और इस बुराई को यहीं रोक दें। दोस्तों, इन मुद्दों पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारी मेहमान जया सिंह जी, जो कि गैर सरकारी संस्था क्राई की दिल्ली प्रदेश की लीड हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे ये बातचीत। जया सिंह जी, आपका कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में स्वागत है। धन्यवाद। जया जी, अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले शिक्षा के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लड़कियों तक भी प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना जरूरी होगा। आप इस बारे में क्या मानती हैं? जी, मुझे लगता है कि अभी जो हाल ही में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है, ये बहुत ही अच्छा सरकार का एक मूव है और हम लोग इसे बहुत इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देश की करीब 50% जो आबादी है, जो लड़कियां हैं, जो देश का आधा हिस्सा बनाती हैं, अगर आप उनको बराबर रूप से नहीं इसमें जोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इस अधिकार को या इस कानून को आप लागू कर पाएंगे। और जो अभी की जो स्थिति है हमारी देश की, जिसमें लड़कियों को हर एक जगह पर पीछे रखा जाता है, दोयम दर्जे की उन्हें नागरिकता भी है, वो पूरी तरीके से उस समान अधिकार को नहीं दिया जाता उन्हें जो कि लड़कों का है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जिसमें वो बराबरी का दर्जा पाएँ, और जब तक ये नहीं होता तब तक ना स्कूलों में और ना किसी और जगह पर हम बराबरी से किसी भी चीज़ को लागू कर पाएंगे। लड़कियों की सामाजिक स्थिति की बात करें तो जेंडर बजटिंग का असर कहाँ तक हो पा रहा है? जेंडर बजटिंग हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ये शुरू किया था। लेकिन सरकार जब शुरुआत करती है या कोई नीति या इस तरीके की कोई चीज़ बनाती है तो बहुत ही अच्छे दिमाग में उनके एक अच्छी चीज़ होती है कि ठीक है वो कुछ अच्छा करेंगे लोगों के लिए, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं। जैसे जेंडर बजटिंग में भी जो एक ख़ास बात है कि सिर्फ लड़कियों के लिए कहीं स्कूल में 2 बेंच उन्होंने आरक्षित कर दी या हॉस्पिटल में 2 बेड आरक्षित कर दिए, तो मुझे नहीं लगता है इससे आप कहीं समानता की बात कर सकते हैं या इससे कहीं आप उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने की बात कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक शुरुआत करने की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम इस चीज़ को ढंग से लागू ही करवा लें, क्योंकि वो भी हमारे देश में नहीं होता। जेंडर बजटिंग किताबों तक ही रह गई है और लिखित में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं भी उसका ठीक ढंग से अगर उसको अमली जामा ना पहनाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से बेहतर रूप से दिखेगी।
जया जी, आपको क्या लगता है, कानून और नीतियां लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने में सक्षम हैं? इस बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम की अगर आप बात करें तो जब वो पैदा भी नहीं होती तब से वो क्राइम शुरू हो जाता है। लोग जो है भ्रूण हत्या जो है एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिससे ही लड़कियों का यहाँ पर आना बंद कर देते हैं कि आप जो है समाज में ना आ पाएँ, इस दुनिया में ना कदम रख पाएँ। उस तरीके की चीज़ों के लिए सरकार ने बहुत कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का ठीक ढंग से ना तो पालन हो पा रहा है और ना ही सिर्फ उन कानूनों के रहने से लड़कियों का आना जो है वो किसी भी तरीके से या लड़कियों का रहना किसी भी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। जो अगर आप पीएनडीटी एक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो है ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख दी कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, या भ्रूण हत्या पाप है, उसको जो है वो क्राइम है, अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता पाया जाएगा तो उसको सज़ा होगी, कोई माँ बाप ऐसे जो जाएंगे इस तरीके की चीज़ कराने उनको सज़ा होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है किसी भी तरीके से इस चीज़ को हम रोक नहीं पाए हैं और आज भी देश की राजधानी तक में ये हालत है कि भ्रूण हत्याओं का एक बहुत ही सामने हमें दिखता है कि जो सेक्स रेशियो हमारा है वो दिल्ली में भी इस कदर बुरी हालत है उसकी कि आप कह ही नहीं सकते कि क्राइम किसी भी तरीके से कम हुआ है। और बाकी जो भी हमारे यहाँ इस तरीके के पॉलिसीज़ हैं, चाहे आपके जो है ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो या किसी भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ जो है वो अपना काम नहीं कर पाई हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ पॉलिसीज़ और लॉज की बात ही नहीं करी जा सकती कि पॉलिसीज़ और लॉज तो एक ऐसी चीज़ है कि हाँ ठीक है, वो प्रिवेंट कर सकती हैं कि अगर कुछ होना है तो उसे बचाएं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो वही बात है, जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये सारी चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जया जी, इससे लड़ने में मीडिया और नागरिक संगठनों की भूमिका को आप किस प्रकार देखती हैं? मुझे लगता है कि उनकी बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि मीडिया यदि सही रूप से मीडिया का प्रयोग किया जाए तो मीडिया एक बहुत ही अहम ज़रिया है किसी भी चीज़ को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए, किसी भी जानकारी को देश तक पहुंचाने के लिए। जो हम अवेयरनेस जनरेशन की बार बार बात कर रहे हैं, यदि मीडिया का सही प्रकार से उपयोग किया जाए, हमारी चाहे वो नीतियां उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, चाहे इस तरीके की चीज़ों को बताने के लिए जो हमारे यहाँ एक सुपरस्टिशंस हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में सच क्या है गलत क्या है, उस तरीके की चीज़ें अगर मीडिया लोगों तक बताए तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा ज़रिया होगा जिससे लोगों के दिमाग में एक बहुत बदलाव आ सकता है। क्योंकि पुराने ज़माने से अभी तक में मीडिया का जो रोल देखने को मिला है, आज की डेट में मीडिया जितना सक्रिय है, उसमें मुझे लगता है कि यदि उसका सही प्रकार से हम लोग प्रयोग करें तो वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, सिविल सोसाइटीज़ की जहाँ तक बात है तो सिविल सोसाइटी का तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि यदि जो है सरकार अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं इन सब चीज़ों को अपनाने के लिए, जो उनके राइट्स हैं, हक हैं, तो वो अगर नहीं मिल रहा है तो सिविल सोसाइटी एक ऐसा रोल प्ले करेगी जो कि उन अधिकारों के बारे में लोगों को अवेयर करे, लोगों को बता पाए, फैसिलिटेट करे इस प्रोसेस को। तो सिविल सोसाइटी की एक बहुत ही अहम भूमिका है इस पूरी प्रोसेस में और उन लोग मुझे लगता है उस प्रक्रिया को चलते रहना चाहिए।